मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करें। आपकी जो पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ाई करें, भले डॉक्टर बनना चाहे, कोई भी स्ट्रीम में जाना चाहे। तो मैं आपको एक बार मतलब मेरा ये लेक्चर मतलब 9वीं 10वीं वालों के लिए ज़्यादा फोकस है कि आपको जीवन में कैसा करियर बनाना है, भविष्य में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जनरली 9वीं 10वीं में जब रहते हैं तभी आपको सोचना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे बायो लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, या किसी को कॉमर्स पढ़ना है, MBA करना है, बिजनेस करना है, या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि IAS बनने के लिए ये पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई करना है। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आपको एक बेसिक ग्रेजुएशन करनी होती है। ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर्स की डिग्री ज़रूरी है। तो उसके अंदर ऐसा है कि 9वीं 10वीं में तो आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में स्टेट होना ही है। तो 9वीं 10वीं के तो विषय सेम ही रहते हैं। 11वीं से आपको अपना विषय चुनना पड़ता है। तो 11वीं में अभी मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर बता दूंगा कि क्या क्या आप चुन सकते हैं। जैसे 11वीं में कुछ लोग बायो ले लेते हैं, तो बायो लेने वाले जनरली डॉक्टर बनते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं, और बायो साइंस। फिर एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, तो उससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, प्योर साइंस ले सकते हो। और इसके अलावा फिर कुछ लोग जैसे हमारे ये वकील साहब ही बैठे ना, नहीं बैठ जाओ। तो ये वकील साहब हैं, तो वकील साहब जनरली LLB पढ़ते हैं। तो LLB पढ़ने के लिए आपको, आपने क्या आर्ट्स की पढ़ाई की थी, BA किया होगा? तो बेसिकली आप BA LLB करते हो अगर आपको वकील बनना हो तो वकील की पिक्चरें वगैरह तो काफ़ी देखी होंगी। वो कोर्ट में सब लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, और फिर फाइनली कोई जीतता है कोई हारता है। तो एक तो वकालत की पढ़ाई होती है। अब वकालत की पढ़ाई के अलावा और एक होता है कि कोई व्यवसाय करने में इंटरेस्टेड हो। जैसे आजकल पहले तो जो जमींदारी बोलते हैं यहाँ की भाषा में, यानी खेतीबाड़ी, जो किसानी का काम करते हैं। तो पहले किसान तो वो काम करते करते ही सीखते थे, लेकिन आजकल खेतीबाड़ी का भी एग्रीकल्चर के कोर्स हो गए हैं। जैसे आपने ये सुना होगा कि हिसार का चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप पढ़ाई करके एग्रीकल्चर की डिग्री ले सकते हो। BSc एग्री होता है, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर का होता है। तो उसमें आपको जो पुराने तकनीक है उससे थोड़े आधुनिक तकनीकें आपको सीखने मिलती है, जिससे आपके कृषि का जो उपज है, ज़मीन की उपज है, बढ़ जाती है बिना आपके ज़मीन को हानि पहुंचाए। और अभी जल का विषय तो बहुत बड़ा ही है। हरियाणा में भिवानी जल के मामले में इतना परिपूर्ण नहीं है। यहाँ पे जल की कमी, चलो इधर नहर की सुविधा है, वो पुराने जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके तहत ये बन चुका था, बंसीलाल जी के समय बना था। लेकिन अभी भी जल की विकट समस्या अभी है और आने वाली भी है। तो वहाँ पे अगर आप नए आधुनिक तकनीक, अभी ड्रिप इरिगेशन काफ़ी चल रहा है, वो फव्वारे वाला इरिगेशन। पहले तो क्या था कि पाइप से पानी छोड़ देते थे तो पानी बहुत बर्बाद भी होता था, और जो आप पौधा उगाते थे उसमें लगता नहीं था। अब क्या फव्वारे वाली सिंचाई में क्या है, जब आपके फसल को जितनी पानी चाहिए उतना लगता है। तो ये सब नए नए, ये कोई रातों रात नहीं आया है ये सिस्टम। तो ये सब आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करोगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में तभी करोगे। और फिर ऐसे भी हैं जिन्होंने ये पढ़ाई करके किसानी में 10 गुना आय बढ़ गई है उनकी। ऐसे रिसर्च किया है उन्होंने, ऐसी पढ़ाई की है। तो ये तो हो गया आपका एग्रीकल्चर में करियर। उसके अलावा फिर उसके अलावा आप व्यवसाय कर सकते हो। तो व्यवसाय करने के लिए आप कॉमर्स पढ़ते हैं, जैसे वकील साहब भी कॉमर्स पढ़े आएंगे। तो इन्होंने कॉमर्स पढ़ाई किया है। कॉमर्स पढ़ाई करने के बाद आप कॉमर्स यानी लेन देन, व्यवसाय करने वाला, तो बाद में आप MBA करके अच्छा अपना व्यापार भी कर सकते हैं, धंधा भी कर सकते हैं। जैसे दुकानें जो कर रहे हैं ये भी एक तरीके का व्यवसाय है, तो आप वो कर सकते हो। फिर BCom के बाद कुछ लोग अकाउंट्स वगैरह जो काम करते हैं ना, अकाउंटिंग का काम, जैसे कितना लेन देन किया, जो बड़े बड़े खाते मेंटेन करना होता है। छोटों को तो क्या बताऊं मैं, बड़े जो लेखाकार होते हैं, CA की पढ़ाई बोलते हैं उसे। तो CA की पढ़ाई भी जो कॉमर्स की है वो भी कर सकते हो। तो मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये आपके, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज लेक्चर दे रहा तो सबको पता चल गया हाँ भाई मैं
फौज ज्वाइन कर लूँगा या कर लूँगी, मैं वकील बन जाऊँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अवगत कराना कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस, पर्याय क्या क्या अवेलेबल है। चुनना दिमाग आपको ही लगाना है और चुनना आपको ही पड़ेगा। तो एक तो ये अकाउंटेंसी वाला हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हरियाणा में सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो सरकारी नौकरी में अब वही है, सरकारी नौकरी में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप पुलिस में भर्ती हो सकते हो, प्रशासनिक सेवा में आ सकते हो, SCS IAS बन सकते हो। तो वो सब में एक ही चीज़ है कि ग्रेजुएशन करोगे तो अफसर बन जाओगे। और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है। कोई पटवारी की परीक्षा देता है, कोई ग्राम सचिव की परीक्षा देता है, कि कोई BDPO बनता है, तहसीलदार। तो ये सब एक कैटेगरी हो गया सरकारी नौकरी का। तो उसके अलावा कुछ यहाँ पे फ़ौज में भर्ती होने का भी बहुत चलन होता है। तो फ़ौज में तो वही है, या तो NDA के एग्ज़ाम दे के NDA के थ्रू जाओ, या तो फिर सैनिक भर्ती हो, जो ये मास में जो भर्तियाँ होती है जिसमें वो फिज़िकल टेस्ट होता है, मेंटल टेस्ट होता है, वैसे दे सकते हो। फिर तीसरा होता है कि यदि ग्रेजुएशन के बाद भी आप फ़ौज ज्वाइन कर सकते हो, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। और अब तो सरकार का ये भी है कि पहले लड़कियां नहीं ज्वाइन कर सकती थी, अब लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा उसमें जाने का स्कोप है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। और फिर बात आई कुछ बात फिर मैं अभी सिविल सर्विसेज में हूँ। तो सिविल सर्विसेज में ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी प्रशिक्षण होगा 1-2 साल का, और फिर आप नौकरी ज्वाइन कर लोगे। तो उसमें अब इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कोई करियर के बारे में कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आपको बेसिक गुण बताऊंगा कि सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो किसके कुछ सवाल है, कोई करियर के बारे में जानना चाहो, स्पेशली जो बड़े बच्चे हैं, जो 9वीं 10वीं के और ऊपर के बच्चे हों, मतलब आके पूछ सकते हो। कोई ऐसे शंका करने की बात नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए तो मैं दिन भर बोलते रहूँगा, लेकिन यदि आपको कोई सवाल पूछना हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। खड़े होके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी बच्चे डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया में सरकार 48वां रैंक IAS का। किसी बच्चे ने पूछना हो IAS कैसे बनना है, सर से पूछ सकते हो क्वेश्चन। जरूरी नहीं IAS नहीं, और भी कुछ भी पूछ सकते हो। मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, मेरे काफ़ी दोस्त कोई अलग अलग करियर से बिलोंग करते हैं। तो तुम पूछ लो, तुमको डर क्यों रही हो? पूछो, तुम पूछोगे तो बाद में पूछेंगे लोग। सर सिविल सेवा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों लेनी पड़ती है। हाँ, अब सिविल सेवा का मैं ये बता देता हूँ कि सिविल सेवा में बैठ जाओ। बहुत ही बढ़िया सवाल है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ना ज़रूरी है। सिविल सेवा का एक सबसे बढ़िया नियम है कि इस आसमान के नीचे जो भी है सबका अंश थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि एग्ज़ाम में सब विषय का 12वीं तक जो भी आपने पढ़ा है ना, सब कुछ आएगा। जैसे आप शुरू करो इतिहास, हिस्ट्री से, हिस्ट्री भी 12वीं की, CBSE की हम NCERT बोलते हैं, CBSE बोर्ड। जैसे ये अपन हरियाणा के बोर्ड को बोलते हैं भिवानी बोर्ड, वैसे ही CBSE बोर्ड की स्टैंडर्ड किताब पुस्तक होती है NCERT की। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो वहाँ पे आपको 12वीं तक का हिस्ट्री पता होना चाहिए, इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल आना चाहिए। फिर आपको सिविक्स बोलते हैं क्या इधर, हिंदी में क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र, जो ये पॉलिटिकल साइंस, संविधान क्या होता है, ये सरपंच कैसे बन गए, कोई मुख्यमंत्री कैसे बन गया, कोई जिला परिषद का चेयरमैन कैसे बन गया, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, उनको राष्ट्रपति बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़ा है, ये सब आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर उसमें और भी ये होना चाहिए कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, स्कीम्स जो भी चलती है। अब जैसे बहुत सारे कृषि परिवार से जुड़े होंगे, तो जो आप फसल उगाते हो तो फसल की एक बीमा होती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना क्या है, तो कोई बता सकता है ये बीमा योजना क्या है बच्चों में से? पता तो सबको है, चलो कोई बताना शंका कर रहा है। तो इसमें बेसिकली आपका फसल खराब हो जाए तो आपका बीमित रहेगा, फसल सुरक्षा मिल जाएगी। फसल खराब हो गई तो आपको आय में कोई नुकसान ना हो। तो एक तो आप योजना पढ़ लीजिए। योजना पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी, जो भी कानून, देश में कानून चलते हैं, नियम चलते हैं, आप ये पढ़ते हो, मौलिक अधिकार, मौलिक जो कर्तव्य हैं, ये सब क्या है, क्यों हैं,
इसकी आवश्यकता क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है। फिर जो ये कानून तोड़ता है वो कोर्ट में जाता है, तो कानून कौन से क्या होते हैं, तो वैसी सब चीज़ें हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा हमारे देश में पर्यावरण को लेके खूब सारे नियम हैं, पर्यावरण क्यों ज़रूरी है, जंगलों की आवश्यकता क्यों है। अब आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि मोदी जी ने चीता अपने देश में एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो एकदम ही ख़त्म हो गए थे। फिर 50 साल बाद हमने अफ्रीका से चीता ले आए, तो अभी खबर में पढ़ रहे होंगे। तो ये क्यों लाए, कैसे लाए, क्यों आवश्यकता हुई, तो ये सब भी आपको उस परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है। फिर विज्ञान में क्या चल रहा है वो पढ़ो, और फिर इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है। ये तो बेसिक ज्ञान सबका सब कुछ होना चाहिए। मतलब अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सब ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो ये आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर वो आपका बड़ा मजबूत है तो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ले सकते हो। तो वो ले लिया तो उसकी तो तुलना ही नहीं है, उसका मुकाबला ही नहीं है। वो सब्जेक्ट ले लिया तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि जो 12वीं के बाद आपने डिग्री में पढ़ा है वही उसमें पूछ लिया जाता है। अब कभी कभी होता है कि अभी हमारे देश में क्या है, 18 साल के बच्चे को बोल दिया जाता है कि आप चुन लो आपको क्या बनना है। तो ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन करते करते आपका मन उड़ जाता है वो सब्जेक्ट में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया था ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट का ऑप्शन लेना ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन वो सब्जेक्ट ले लिया उन्होंने, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी बोलते हैं जिसे, या पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, वो ले लिया। और अभी एंथ्रोपोलॉजी भी एक नया विषय चल रहा है मार्केट में। एंथ्रोपोलॉजी मतलब इंसान कैसे बना, क्यों बना, उसका इतिहास क्या है। पहले वो आदि मानव था, फिर आदि मानव से 4 हाथ नीचे रख के चलता था जानवरों के जैसे, अब इंसान 2 कदमों पे ही चल रहा है। तो उसका तो ये 3 सब्जेक्ट भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया वो लेना ज़रूरी है। आप कोई भी सब्जेक्ट से ये परीक्षा दे सकते हो, आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। लेकिन मैंने इससे पहले जो आपको विषय बताया ना, जो आपने 10वीं 12वीं में पढ़े हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये सब, तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए कि सूरज भैया पूरब से उगता है, पश्चिम में ही क्यों ढलता है, धरती गोल वगैरह घूमती है, 1 दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है, एक साल में 365 दिन क्यों होते हैं। तो ये सब सवाल आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा बस सिविल सर्विसेज में 3 पड़ाव होते हैं। पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं, एक सवाल पूछ दिए जिसमें 4 पर्याय है, उसमें चुनना होता है, वो कट ऑफ पार करोगे, उसके बाद मेंस परीक्षा होती है। ये सब आपको आजकल इंटरनेट ऑनलाइन में सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो और फिर लास्ट में इंटरव्यू स्टेज क्लियर करने के बाद आपको रैंक मिलती है। तो इतना ही था। और किसका कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। आर्मी के लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? इंडियन आर्मी में देखो दो तरीके से तुम जा सकते हो। या तो तुम 12वीं के बाद एनडीए में चले जाओ, एनडीए 12वीं के बाद ही आपको एंट्री दे देता है। और दूसरा तरीका है कि आप सैनिक भर्ती करो, और तीसरा तरीका है कि आप ग्रेजुएशन पढ़ लो, ग्रेजुएशन करके फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप ओटीए चेन्नई जाते हो। तो बैठ जाओ। तो सब्जेक्ट एज सच लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनडीए में ऐसा बोलते हैं कि साइंस सब्जेक्ट ले लो तो 12वीं में आसानी रहती है। और इसलिए भी बोलते हैं साइंस लेने का कि कल को एनडीए में नहीं हुआ तो आप कुछ ग्रेजुएशन में अच्छा सब्जेक्ट पढ़ के आगे ग्रेजुएशन करने के बाद भी सेना में भर्ती ले सकते हो। और फिर नेवी जो नौसेना बोलते हैं, नौसेना और वायुसेना में विज्ञान विषय लिया हुआ ज़्यादा काम आता है, क्योंकि वहाँ पे विज्ञान कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे नाव वाव का कैसे चलती है उसका विज्ञान आना चाहिए, आपका जो विमान कैसे उड़ता है उसका विज्ञान आना चाहिए। तो जनरली विज्ञान बोलते हैं लिया तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ऐसा है। और किसी का